नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की, नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की। देखेंगे अमेरिका ने मोदी सरकार को दिया कैसे झटका, वर्शिप एक्ट पर सुनवाई करते हुए क्यों नाराज हुए सीजीआई, जानेंगे महाराष्ट्र सरकार में बढ़ते टकराव को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार। पूर्व सीएम आतिशी बोली 10 दिन बीत गए, पीएम मोदी को अपने किसी भी विधायक पर नहीं है भरोसा। 19 जनवरी को हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। 20 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। 15 साल पहले बने सिटी रिसोर्स सेंटर्स की बदहाली का उठा सकते हैं मुद्दा। नई दिल्ली भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। घटना की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की मांग की गई। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से गाइडलाइन बनाने की अपील की। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 57 अंकों की गिरावट के साथ 75,996 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 30 अंकों की गिरावट के साथ 22,959 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजीव कुमार 18 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हो रहे हैं। वैसे तो राजीव कुमार लगातार विवादों में घिरे रहे हैं। विपक्ष ने चुनावों में उन पर बीजेपी का पक्ष लेने के आरोप लगाए। दावे तो यहां तक किए गए कि मोदी सरकार ने उनका रिटायरमेंट प्लान सेट कर दिया है। राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद कौन उनकी जगह लेगा, इसे लेकर आज पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सिलेक्ट कमेटी की बैठक हुई। तो क्या हुआ इस बैठक में, देखिए ये रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले चुनाव आयोग में उन्हें विदाई दी गई। 18 फरवरी को नए चुनाव आयुक्त कार्यभार संभाल सकते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की कमेटी ने नए सीईसी के चुनाव के लिए बैठक की। इस कमेटी में पीएम के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। दिसंबर 2023 में लागू हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के बाद ये पहली बैठक थी जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई। इस नियम के तहत मार्च 2024 में एसएस संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने के बाद खाली हुए पदों को भरने के लिए दोनों आयुक्तों की नियुक्ति लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले की गई थी। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पहली बार बैठक हुई। बैठक से पहले कानून मंत्रालय की तरफ से 300 से ज्यादा प्रशासनिक नामों की सूची तैयार की गई, जिसमें से 5 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिन पर पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी में चर्चा हुई। खबर है कि परंपरा के अनुसार राजीव कुमार के बाद सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगाई गई है, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। वर्तमान में सुखबीर सिंह संधू दूसरे चुनाव आयुक्त हैं। कमेटी के सुझाव दिए गए नाम पर राष्ट्रपति की तरफ से मुहर लगने के बाद ये नियुक्ति प्रभावी हो जाएगी। इस बीच कांग्रेस ने कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर संकट है। खासतौर पर जिस तरह से सीजीआई को सेलेक्ट कमेटी से हटाया गया, वो बेहद गंभीर मामला है। सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली कमेटी में सीजीआई को भी शामिल किया जाना चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। 19 फरवरी को सुनवाई होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कमेटी को खारिज कर दिया तो कमेटी की तरफ से की गई सिफारिश भी असंवैधानिक हो जाएगी। यानी फिर वो कमेटी नए चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करेगी, जिसमें सीजीआई भी शामिल होंगे। राजीव कुमार के कार्यकाल में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने कई परेशानियां आ सकती हैं। तो परेशानियां इस समय बीजेपी के सामने भी आती दिखाई दे रही हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली पहुंचे थे। दावे किए जा रहे थे कि पीएम मोदी के अलावा वो बीजेपी के टॉप लीडरों से मिलेंगे, लेकिन नीतीश बीजेपी के किसी नेता से नहीं मिले, जिससे बिहार की सियासत तेज हो गई है। नीतीश कुमार दिल्ली के 2 दिन का दौरा पूरा कर पटना वापस लौट गए हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली आने की खबर से जो सियासी हलचल मची थी, अब पटना लौटने से वो और तेज हो गई है। क्योंकि जब नीतीश दिल्ली आए थे तो कहा गया था कि पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात तय है। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मिलेंगे। सीट बंटवारे से लेकर सीएम फेस को लेकर सीधी बात करेंगे। 30 दिसंबर 2024 को जो बैठक होनी थी और अचानक रद्द हो गई, वो बैठक अब 17 फरवरी को होगी। लेकिन इस बार भी नीतीश की बीजेपी नेताओं के साथ कोई बैठक नहीं हुई। नीतीश पीएम, बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री से मिले बिना पटना लौट आए।
अब जेडीयू की तरफ से नीतीश के दिल्ली दौरे को उनका निजी कार्यक्रम बता दिया गया है। दिल्ली जेडीयू अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि बाद में नीतीश की पीएम मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम तय किया जाएगा। खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार के बीजेपी नेताओं से दूरी बनाने का कारण बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार सीएम फेस को लेकर अड़े हुए हैं, साथ ही सीट बंटवारे को लेकर वो पहले से ही फॉर्मूला तय करने का दबाव बीजेपी पर डाल रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे चुनाव तक टालने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। ये बढ़ती दूरियां क्या रंग दिखाएंगी, इस पर एनडीए के साथ महागठबंधन की भी नजर बनी हुई है। नीतीश के दिल्ली दौरे से बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है, तो बीजेपी की टेंशन को अमेरिका ने भी बढ़ा दिया है। पीएम के दौरे के बाद अब अमेरिका ने भारत को मिलने वाले 21 मिलियन के फंड पर रोक लगा दी है। इस फंड का इस्तेमाल भारत में चुनावों के दौरान होता था, इसे लेकर भारत में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी यूपीए सरकार पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस ने बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसलों को लेकर भारत में नया विवाद खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत को अमेरिका से मिलने वाले 21 मिलियन के फंड पर रोक लगाने की घोषणा की है। ये फंडिंग भारत के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए की जाती रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के डॉज विभाग ने इसे अब खत्म कर दिया है। लेकिन इस फंडिंग को लेकर अब बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस पर भारत के चुनावों में विपक्षी हस्तक्षेप के आरोप लगाए हैं। साथ ही ये दावा किया कि इसका फायदा सीधे सीधे सत्तारूढ़ पार्टी यानी कांग्रेस को हुआ, क्योंकि उस वक्त सत्ता में यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में मालवीय ने सोरोस को गांधी परिवार का जाना माना सहयोगी बताया, जिस पर अब कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आ गया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इन आरोपों के जवाब में बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को इस फंडिंग से जोड़ते हुए सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने अमित मालवीय के बयान पर उन्हें जोकर बताते हुए ट्वीट किया कि कोई इस जोकर को बताए कि 2012 में जब चुनाव आयोग को कथित तौर पर यूएस एड से ये फंडिंग मिली थी, तब सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस थी। तो उनके तर्क के मुताबिक सत्तारूढ़ पार्टी यानी कांग्रेस इस तथाकथित बाहरी हस्तक्षेप से अपनी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही थी, और विपक्ष यानी भाजपा ने सोरोस या फिर यूएस एड की वजह से 2014 का चुनाव जीता था। पवन खेड़ा ने बीजेपी को उनके ही मुद्दों पर घेर दिया है। इन बयानों से देश की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष के सवालों के आगे बीजेपी घिरती दिख रही है, तो सवाल वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर भी उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और एक बार फिर सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लगातार दायर हो रही नई याचिकाओं को लेकर भी नाराजगी जताई है, तो केंद्र सरकार के रुख को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या हुआ आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने कहा कि केंद्र की ओर से अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया और नई याचिकाएं आ रही हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट में बताया गया है कि लंबित याचिकाओं पर पहले से नोटिस जारी किया जा चुका है और केंद्र के जवाब का इंतजार है। एडवोकेट विकास सिंह और एडवोकेट निजाम पाशा की आपत्तियों पर कोर्ट ने ये बात कही। दोनों वकीलों ने केंद्र पर सवाल उठाए थे कि 8 बार कोर्ट की तरफ से दी गई समय सीमा बीत चुकी है और केंद्र की तरफ से कोई काउंटर दाखिल नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने भी सहमति जताई और कहा कि यहाँ अब तक काउंटर फाइल नहीं हुआ है और नई आपत्तियों के साथ नई याचिकाएं भी आ रही हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि याचिकाएं दायर करने की एक सीमा होती है। बहुत सारे अंतरिम आवेदन दायर किए गए हैं, हम शायद इस पर सुनवाई नहीं कर पाए। जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि एक्ट को चुनौती देने वाली वो याचिकाएं खारिज की जाती हैं जिनमें अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। ये याचिकाकर्ता मौजूदा याचिकाओं में आवेदन कर सकते हैं, हालांकि ये आवेदन नए आधार पर हो। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 के अपने आदेश के जरिए देश की अलग अलग अदालत में चल रहे धार्मिक विवादों में किसी तरह का आदेश जारी करने पर रोक लगा दी थी, जिसमें वाराणसी में ज्ञानवापी, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद सहित 10 मस्जिदों के मूल धार्मिक चरित्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया था। वैसे इस पूरे मामले में केंद्र सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर केंद्र सरकार ने अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल नहीं किया तो फिर सीजेआई संजीव खन्ना इस मामले पर शायद आगे की सुनवाई नहीं कर पाए, क्योंकि वो 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और विपक्षी दलों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना को केस की सुनवाई से अलग करने के लिए केंद्र सरकार जवाब नहीं दे रही है।
केंद्र सरकार द्वारा कोर्ट में जवाब न देने पर सीजेआई संजीव खन्ना ने नाराजगी जताई है, तो नाराजगी की खबरें महाराष्ट्र से भी सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र सरकार में इस समय जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है और अब एकनाथ शिंदे ने जो कदम उठाया है उसके बाद कहा जाने लगा है कि महाराष्ट्र सरकार में चल रहा टकराव जल्द ही सड़क पर आ जाएगा। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार में इस समय जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में पहले से ही मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष यानी CMRF बना हुआ है। ये सेल प्रदेश के सीएम की देखरेख में काम करता है और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने CMRF का कार्यभार संभाल भी लिया है। लेकिन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब उप मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता सेल बनाकर बड़ा झटका दे दिया है। ये पहली बार है जब किसी उप मुख्यमंत्री ने एक चिकित्सा सहायता सेल की स्थापना की है, जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष सेल पहले से ही मौजूद है। ऐसे में अब शिंदे के नाराज होने और सरकार से अलग चलने की अटकलें और तेज हो गई हैं। दरअसल CMRF का कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री फडणवीस ने डॉक्टर रामेश्वर नाइक को अपने CMRF सेल का प्रमुख नियुक्त किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद मौजूदा प्रमुख मंगेश चिवटे को हटा दिया। चिवटे शिंदे के करीबी और विश्वास पात्र हैं, जो शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए सेल का नेतृत्व कर रहे थे। अब चिवटे को उप मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता सेल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो इसे लेकर चिवटे की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये सेल CMRF में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, बल्कि ये CMRF के साथ समन्वय में काम करेगी। शिंदे के कार्यकाल के दौरान सिर्फ एक साल में 32,000 मरीजों को इस कोष से लाभ हुआ। मरीजों को 2024 में CMRF से 267 करोड़ 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई। बता दें कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व शिवसेना मंत्री प्रकाश आविटकर ने कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री की चिकित्सा सहायता सेल के जरिए से मरीजों को सीधे वित्तीय सहायता वितरित नहीं की जाएगी। अब शिंदे गुट की तरफ से भले ही सफाई दी जा रही हो कि सीएम फडणवीस के अधिकार क्षेत्र में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष के होते हुए डिप्टी सीएम की तरफ से उप मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष शुरू किया गया है, उससे साफ है एकनाथ शिंदे अब टकराव के रास्ते पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अपनी ही सरकार से टकराते दिख रहे हैं, जिससे बीजेपी टेंशन में है, तो टेंशन में केंद्र की मोदी सरकार भी नजर आ रही है। अमेरिका से भारत डिपोर्ट होकर आ रहे भारतीयों को लेकर तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें सिख युवा बिना पगड़ी पहने एयरपोर्ट से बाहर निकलते दिख रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका पर सिखों के अपमान का आरोप लगा है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका सरकार अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेज रही है। इसी के तहत अवैध प्रवासियों का एक और जत्था भारत आ चुका है। 112 भारतीयों को लेकर फ्लाइट अमृतसर पहुंची, लेकिन एक बार फिर उन सभी के हाथों पर हथकड़ी बंधी हुई दिखी। पिछली बार जब भारतीय अमेरिका से आए थे तब भी हथकड़ी को लेकर ही विवाद देखा गया था, लेकिन इस बार भी अमेरिका ने कोई रियायत नहीं दिखाई। इस बीच पंजाब के एक मंत्री ने दावा कर दिया है कि फ्लाइट में मौजूदा कुछ लोगों की पगड़ी तक उतरवा दी गई थी। फ्लाइट पर सवार एक शख्स ने कहा कि उन लोगों ने हमारी पगड़ी फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही उतरवा दी थी। जब हमारी फ्लाइट अमृतसर में लैंड हुई तब एयरपोर्ट पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हमें सिरोपा उपलब्ध करवाए थे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे जिससे हमारे सारे केश ढक सके। ऐसे में हमने एक शख्स से टोपी लेकर अपने बाल छिपाए। सिखों का आरोप है कि अमेरिकी अधिकारी सिख प्रवासियों को पगड़ी तक पहनने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और अब ये मुद्दा काफी गर्माता जा रहा है। SGPC ने सिख डिपोर्टियों को पगड़ी न पहनने देने के मामले की कड़ी निंदा की है। शिरोमणि अकाली दल ने भी विदेश मंत्रालय से इस मुद्दे को उठाने की मांग की। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर मोदी सरकार से एक्शन लेने की मांग कर रहा है। मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है, तो इस बीच आज दिल्ली NCR सहित पड़ोसी राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन झटकों के कारण लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली NCR में आज तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे धरती जोरदार वाइब्रेशन के साथ हिली, जिससे लोगों को लगा जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। इस भूकंप ने दिल्ली NCR समेत आसपास के राज्यों में दहशत का माहौल बना दिया। हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों ने झटकों को ज्यादा महसूस किया और तुरंत बाहर भागे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। दिल्ली NCR के अलावा बिहार के सिवान में भी सुबह 8:02 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं ओडिशा और सिक्किम में भी धरती कांपी। इस भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर चिंता जताई और लोगों से शांत रहने, सतर्क रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की अपील की।
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली वासियों की सुरक्षा की कामना की है। बता दें कि 7 जनवरी को भी भारत, नेपाल और बांग्लादेश में सुबह के समय भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक नेपाल और भारत के सिक्किम की सीमा के पास तिब्बत क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से जुड़े और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। विश्व गुरु पर ट्रंप का चेला भारी पड़ गया है। दोस्ती सेकेंडरी हो गई है। अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक नहीं रही तो एलन मस्क के बच्चों के साथ में उनका लाड़ दिखाना भी काम नहीं आया। अमेरिका से आने वाले लड़के भी अब हथकड़ियों में ही आ रहे हैं। और तो और एलन मस्क ने कल $2.1 की भारत को जो आवंटन होने वाला था उसको भी रद्द कर दिया है। भाई डोनाल्ड, ये एलन मस्क है कौन वैसे? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।